हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 19 जनवरी 2021 में जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट को आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सबसे पहले आप लोग को करना है क्या, तो आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करना है। और आपको मैं बताता चलूँ, इस सीरीज़ में हम लोग टोटल 133 शिफ्टों को देख रहे हैं, क्योंकि 133 शिफ्ट ही 2021 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें 133 शिफ्ट में ही एग्जाम लिए गए थे। तो आप लोग ये सारी महत्वपूर्ण वीडियो और काफ़ी कम समय आप लोग देख ही रहे हैं, 10 से 11 मिनट में आप लोग को टोटल 40 प्रश्न कराया जा रहा है। तो आप लोग समय को बचाने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप लोग चैनल से कुछ जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भारत का पहला नाभिकीय परीक्षण था और यह हुआ था 1974 में पोखरण राजस्थान में। तो उस समय जो ये चेयरमैन थे, होमी सेठना जो थे उस समय के चेयरमैन थे। तो ये आप लोग फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और आप लोग के लिए इस चैनल पर एनटीपीसी की कंप्लीट प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, आप लोग जाकर वहाँ से सारे वीडियो को कवर करके अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और बाकी जो रेलवे के एग्जाम हो जैसे आरपीएफ, ग्रुप डी, ये सारे पेपर आप लोग के लिए कराया जा रहा है। प्लेलिस्ट उनका भी बना दिया गया, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और एसएससी का भी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल सबका प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया, आप जाकर सारी वीडियो को वहाँ से कवर कर लेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए अभी का जो टाइम चल रहा है और अभी का जो नज़रिया है एग्जाम पैटर्न का, अगर आपको प्रीवियस पेपर की जानकारी नहीं होगी तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग को प्रीवियस पेपर देखना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। तो क्ले कोर्ट पे रोनाल्ड गैरोस जो है, यह एक टेनिस टूर्नामेंट है जो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। यहीं से एक प्रश्न बना था कि क्ले कोर्ट का राजा किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर जो थे क्ले कोर्ट के राजा कहे जाते। तो ये आपके टेनिस टूर्नामेंट से भी प्रश्न बन रहे, तो आप लोग उन सारे फैक्टों को याद करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, इपिग्राफी का अभिप्राय है। तो इपिग्राफी है जो शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछेगा कि इपिग्राफी क्या है, तो यह एक शिलालेख के अध्ययन को हम इपिग्राफी कहते हैं। यह फैक्ट भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है। तो ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा है। जब मैंने 2018 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय भी ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ये उसी समय का करंट अफेयर था। तो अब देखिए 2021 में भी ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो यानी ये करंट अफेयर नहीं, अब ये स्टैटिक का पोर्शन बन चुका है, क्योंकि ये प्रथम था, दुनिया में प्रथम था, इसलिए अब ये स्टैटिक का पोर्शन बन चुका है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। तो ये देखिए अब पुत्री का भी नाम पूछने लगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय से एक पिछले शिफ्ट में, ये सेकंड शिफ्ट है, प्रथम शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा था कि इनका एक अन्य नाम क्या था। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इनका एक अन्य नाम क्या है। अभी अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो आप लोग को याद होगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम क्या है, और आपको जल्दी से कमेंट में लिखना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो वो था चरहुदड़ो। और आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता से हर एक शिफ्ट में दो दो प्रश्न बन रहे हैं। तो आप लोग हड़प्पा सभ्यता को पूरा पकड़ बना लेना है। हड़प्पा सभ्यता के प्रश्नों को एक एक बारीकी से देख लेना, ताकि आगे अगर पूछे तो उससे एक भी प्रश्न ना छूटे। अगला प्रश्न है कि 2017 अवधि के लिए 7वें MS स्वामीनाथन अवार्ड के विजेता का नाम बताइए। तो इसका नाम था वी प्रवीण राव जो थे। सातवां संस्करण था MS स्वामीनाथन अवार्ड, उसको इन्होंने जीत लिया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान-1 को इसरो में के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो 2003 में चंद्रयान-1 के जो प्रस्ताव थे उसको मंजूरी दी गई, किसके द्वारा, तो भारत सरकार द्वारा। तो आप देख रहे हैं चंद्रयान मिशन से हर एक शिफ्ट में प्रश्न बन रहे हैं। एक दिन पूछा था कि चंद्रयान-1 का लॉन्च डेट क्या है, फिर पूछा चंद्रयान-2 का लॉन्च डेट क्या है, चंद्रयान-2 के रोवर और लैंडर का नाम क्या है। आज देखिए पूछ दिया कि चंद्रयान-1 के जो प्रस्ताव था भारत सरकार ने कब मंजूरी दी थी। तो ये आपका 2003 में दी। चंद्रयान से जितने भी प्रश्न हैं आप लोग याद कर लेंगे, और ये प्रश्न सारे करा दिए गए हैं। तो आप लोग जाकर वो सारे वीडियो देखकर ये सारे फैक्ट को कंप्लीट करेंगे।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो पहला ही विकल्प सही है कि भाग 3 में मूल अधिकार है। तो ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, और ये मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में निहित है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के निर्धन और वंचित वर्ग के लिए सुलभ, सस्ती, जवाबदेह, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा NRHM जो है, ये सारी सुविधाएं निर्धन वर्ग को प्रदान करने के लिए बनाया गया था, और ये योजना जो थी भारत सरकार ने अप्रैल 2005 में लॉन्च की थी। तो आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि योजनाएं जितने भी भारत सरकार की हो, वो कितने भी पुरानी हो, वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग को सारे योजनाओं को, खासकर केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को आप लोग को याद रखना होगा, नहीं तो यहाँ से आपका फिक्स है कि 1-2 नंबर कट सकता है। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग पानी की कठोरता को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करके हम पानी की कठोरता को स्थायी रूप से हटा सकते हैं। तो ये आप मार्क कर लेंगे, सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार है? पंचपटमाली, तो यहाँ पर बक्साइट का विशाल भंडार है। और पिछले शिफ्ट में पूछा था कि अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो उसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है। और यहाँ पूछ दिया कि बक्साइट का भंडार, तो ये आपका उड़ीसा के पंचपटमाली में स्थित है। अगला प्रश्न है, खोल के भीतर निकलने वाले अर्क जिसका तकनीक नाम सोप है को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम मदर ऑफ पर्ल्स के नाम से जानते हैं। ये खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क है जिनका तकनीकी नाम आपका सोप नासर हो जाएगा, और इन्हें हम मदर ऑफ पर्ल्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कर्तन और दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में एक कृषि को हम बेवर के नाम से जानते हैं, और कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्लैश एंड बर्न, ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में छोड़िए, ये आपका जो मेंस का पेपर होता है उसमें आपसे पूछा जाता है, उसमें लिखने को आता है कि स्लैश एंड बर्न कृषि के बारे में, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में लिखिए। तो आपको ये फैक्ट याद रखना होगा कि स्लैश एंड बर्न जो कृषि प्रणाली है मध्य प्रदेश में इसे बेवर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है? तो अल्फ़ाबेट इंक जो है ये गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये एलिफेंटा की गुफाएं जो है 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, और ये घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है। तो आप लोग यहाँ से आपको ये फैक्ट तो याद करना ही, लेकिन आपका टास्क ये है कि भारत के जितने भी स्थल है विश्व धरोहर में शामिल, उन्हें आप एक कॉपी पर, एक पेज पर सबको बारी बारी से डेट वाइज लिखेंगे, और इन्हें लगातार 5 दिन पढ़ेंगे। 5 दिन सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। 5 दिन लगातार पढ़ना है, आपको सारा का सारा याद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते हैं। कभी पूछ देगा कि ताजमहल को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, कभी पूछ देगा एलिफेंटा को। तो आप लोग को ये सब फैक्ट याद रहना होगा। अगला प्रश्न है, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर में हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। उदयन जो था मगध की राजधानी को राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र में कर दिया था। तो क्या किया था उदयन ने कि पहले उसकी मगध की राजधानी जो थी राजगीर थी, अब उसको हटाकर पाटलिपुत्र में कर दिया। अगला प्रश्न है, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया। तो ये था भरतनाट्यम। तो देखिए, भरतनाट्यम के बारे में इतना बता दिया। हम लोग बस जानते थे कि भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जो है भरत नामक एक व्यक्ति जो थे, वो मुनि थे, उनको इसका ज्ञान कराया था। अगला प्रश्न है, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई। तो उनका नाम था M.R. जयकर। M.R. जयकर जो थे ऐसे नेता थे जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के
बीच सभी समझौते को की जो भी उम्मीद थी सब समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी को भारत में रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, या रेगुर मिट्टी को भारत में काली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। ये भी प्रश्न रिपीट ही है। अगला प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणुवीय कण की खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और यही से एक प्रश्न बना था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन जो थे इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है इसके प्रबंधन के लिए शुरुआत में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, MPLADS क्या है? तो यह एक भारत सरकार द्वारा योजना है जो सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि MPLADS जो है ये भारत सरकार की एक स्कीम है जो सांसद हैं उनको उनके निर्वाचन क्षेत्र में कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? तो WMA जो है यह एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। तो यह आपका कंप्यूटर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति किस श्रेणी का उदाहरण है? तो ये स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है अंडमान टील। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री पद नहीं संभाला? तो VK कृष्णा मेनन जो है अभी तक से भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला, बाकी ये तीनों जो है वित्त मंत्री के पद पे रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो CTRL+CTRL-V जो है किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपका कंप्यूटर का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडेलीव का आवर्त सारणी में संशोधन किया गया। तो उनका नाम था हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने बताया कि परमाणु क्रमांक जो है परमाणु द्रव्यमान से अधिक प्रभावशाली है, और इन्हीं मोसले को ही आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों में दरारों और दोषों को पता लगाने में किया जाता है? तो हम ये प्रक्रिया जो है अल्ट्रासाउंड से हम धातु के खंडों और दरारों में दोषों को पता लगाने में हम अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। आप हिंदी में देख सकते हैं, पराध्वनिक इसका नाम है। अगला प्रश्न है, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की एसआई मात्रक का नाम दिया गया था? तो इनका नाम था हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, जो इनको सम्मानित करने के लिए ध्वनि के एसआई नाम इनके नाम पर किया गया था। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है? तो इस योजना का नाम देख सकते हैं आप, IGNOAPS। इसके तहत 60 या 60 से अधिक वर्ष के आयु के लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे है उन्हें पेंशन दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? तो नॉर्मन बोरलॉग जो है इनका भारत में जो श्वेत क्रांति हुई थी उससे संबंधित ये नहीं है। बाकी अमूल आनंद और वर्गीस कुरियन जो थे ये भारत से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमने NTPC के ये शिफ्ट का टोटल 40 प्रश्नों को कवर कर लिया है और काफ़ी कम समय में कवर किया है। तो आप लोग को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग को बस इतना ही कार्य करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक भी करना है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।